ये नैतिकता जो आप कर रहे हो, ये नैतिकता जो आप बता रहे हो कि आप अगर राम को नहीं मानोगे, आप अगर अयोध्या को नहीं मानोगे, आप अगर बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के पक्ष में नहीं हो, आप अगर एक तरह की बोली, एक तरह की भाषा, एक तरह की सोच, एक तरह के खान पान के पक्ष में नहीं है, तो आपको इस मुल्क में रहने नहीं दिया जाएगा। ये सोच आज हमारे सामने खड़ी है। आप सवालों से घबराते हैं, आप बातचीत से कतराते हैं, आप डरते हैं लिखने से, आप डरते हैं पढ़ने से। इसीलिए कोविड के बाद संसार के सारे स्कूल कॉलेज खुल गए, लेकिन यूनिवर्सिटीज को नहीं खोला गया। उनको पता था कि ये देश टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन हमको अयोध्या में मंदिर चाहिए। उनको पता था कि ये देश टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन हमको धारा 370 पर काम करना है। इस देश का एक ढेला भी फायदा नहीं हो, लेकिन हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। वो लोग इस एजेंडे पर आगे बढ़े। इस देश के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फाटक तोड़ दिए जाने चाहिए। वहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की एंट्री होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो सरकार ये गारंटी दे कि अगर कोई बच्चा अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, अगर कोई बच्चा एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, अगर कोई लड़की गलगोटिया या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगी, तो उसकी फीस सरकार भरेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये एक भावुक पल है, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं उस धरती से बोल रहा हूं जहां एक महामानव हुआ। मैं दिखना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उन लोगों के बीच बोल रहा हूं जिसकी वजह से इस देश का, इस मुल्क का लोकतंत्र कायम है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं प्रोफेसर सुखदेव थोराट जैसे विद्वान व्यक्ति के सामने बोल रहा हूं। मैं चाहता था कि उन्हें सुनूं, और मुझे इंतजार है कि वो क्या बोलते हैं। थोड़ी बहुत समझ पत्रकारिता की है मेरी। समाज के बीच जाता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों को। मैं जानता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम करने में कितनी मुश्किलात आती हैं। मैं समझता हूं कि कितना मुश्किल हुआ होगा इस जगह को हासिल करने में। मैं समझता हूं कि कहां से अठन्नी चवन्नी 10 रुपए 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन लेकर आप हमारी तरह के लोगों को बुलाते हैं और दिन भर सुनते हैं। लेकिन आयोजकों से भी ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूं यहां सुनने आए अब आप सब लोगों का। आप कल से लगातार यहां बने हुए हैं, और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं मैं यहां उपस्थित महिलाओं का। मैं जब वापस दिल्ली जाऊंगा, अपने गांव जाऊंगा, तो मैं वहां जाकर बताऊंगा कि नागपुर की औरतें बाबा साहब के गीत गाती हैं। मैं जब यहां से जाऊंगा तो बताऊंगा कि बदलाव कहां से आएगा। अब मैं पत्रकारिता पर आता हूं। ये एक बहुत मुबारक मौका है कि संविधान दिवस के मौके पर प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े बाहर आए, लेकिन यह मुबारक मौका नहीं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि प्रोफेसर तेलतुंबड़े का कसूर क्या है? आपने 2 साल तक क्यों बंद रखा उनको? मैं पूछना चाहता हूं कि गौतम नौलखा का कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि सुधा भारद्वाज का कसूर क्या है? कसूर है उनका लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना। कसूर है उनका इंसानियत के पक्ष में खड़ा होना। इस मुल्क में आज हुकूमत का ऐलान है कि जो भी लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होगा, जो भी संविधान के पक्ष में खड़ा होगा, जो भी न्याय के पक्ष में खड़ा होगा, जो भी बराबरी के पक्ष में खड़ा होगा, जो भी समता और बंधुत्व के पक्ष में खड़ा होगा, या तो उसको गोली मारी जाएगी और नहीं तो उसको जेल जाना होगा। हम चौराहे पर खड़े हैं और हमारे सामने लकीर बहुत साफ है। हमको चुनने के लिए कह दिया गया है कि आप चुनेंगे क्या,
आप जेल चुनते हैं कि बराबरी चुनते हैं, आप मौत चुनते हैं, आप इंसानियत चुनेंगे, आप संविधान चुनते हैं या फिर मनु की संहिता चुनते हैं? तो फर्क है कहां? हमारे सामने विकल्प है क्या? हमारी और आपकी तरह के लोगों के सामने बिल्कुल सीधी सड़क है और वो सड़क संविधान की है। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि संविधान बचेगा क्या? क्या संविधान बचेगा? और क्या संविधान पिछले 70 सालों में चलते चलते हमको जहां ले जा रहा है और संविधान के नाम पर हमको जहां पहुंचा दिया जा रहा है, वो रास्ता जाएगा कहां पर? अभी ईडब्ल्यूएस का मामला आया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सामने महमूद प्राचा साहब बोल कर गए हैं, लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि सब कुछ संविधान के दायरे में हो गया है। संविधान पीठ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जायज है, मतलब आपने ऑफिशियली मान लिया कि 50% का जो ब्रैकेट था उसको तोड़ देना जायज है और आप 60% के खांचे में चले गए, पूरे तरीके से संविधान के दायरे में। तो एथिक्स जो आप कहते हैं, जो आप नैतिकता की बात करते हैं, वो नैतिकता किसके लिए है, वो नैतिकता किसके खिलाफ है, इस बात पर बात होनी चाहिए। ये नैतिकता जो आप कर रहे हो, ये नैतिकता जो आप बता रहे हो कि आप अगर राम को नहीं मानोगे, आप अगर अयोध्या को नहीं मानोगे, आप अगर बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के पक्ष में नहीं हो, आप अगर एक तरह की बोली, एक तरह की भाषा, एक तरह की सोच, एक तरह के खान पान के पक्ष में नहीं है, तो आपको इस मुल्क में रहने नहीं दिया जाएगा। ये सोच आज हमारे सामने खड़ी है। तो सवाल है कि क्या हम इस तरीके से सोचने के लिए तैयार हैं? बाबा साहब जैसा आदमी हमारे बीच हुआ जिसने कहा कि एक तरह की सोच नहीं चल सकती है, आपको 1000 तरह के सोचों को आगे आने देना होगा। लोहिया साहब ने कहा हजारों फूलों को खिलने दो। तो फूल का मतलब क्या? फूल का मतलब बाग नहीं, फूल का मतलब नागरिक। तो क्या हमको एक तरीके से सोचने के लिए बाध्य किया जा रहा है? आज इस देश हम पत्रकारिता पर बात करना चाहते हैं, तो सवाल है कि सिद्दीक कप्पन का क्या होगा, उमर खालिद का क्या होगा? फैलाया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाना चाहिए, फैलाया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाना चाहिए, फैलाया जा रहा है कि देश की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। तो क्यों बंद कर देना चाहिए? क्या इसलिए बंद कर देना चाहिए कि वहां आतंकवादी पलते हैं? क्या इसलिए बंद कर दिया जाना चाहिए कि वहां देशद्रोही पलते हैं? क्या इसलिए बंद कर दिया जाना चाहिए कि सरकार की सोच वहां पे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ है? नहीं साहब, आप इसलिए बंद कर देना चाहते हैं कि आप दलितों के पढ़ने के खिलाफ हैं, आप इसलिए बंद करना चाहते हैं कि आप पिछड़ों के पढ़ने के खिलाफ हैं, आप इसलिए बंद करना चाहते हैं कि आप आदिवासियों और पसमानदा के पढ़ने के खिलाफ हैं, क्योंकि आपको पता है 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की रसीद पर पढ़ने वाले लोग कल को संविधान बचाने के लिए निकलेंगे तो आपके लिए चेहरा छिपाना मुश्किल हो जाएगा। आप कॉन्स्पिरेसी को समझिए। ये जो साजिश रची जा रही है चोर दरवाजे से, ये जो बात की जा रही है प्राइवेट एजुकेशन की, आप प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, 1995 में इस देश में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। आज इस देश में 422 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आप सोचिए 25 साल में ये 450 गुने का ग्रोथ है। और आप देखिए कि सरकारी यूनिवर्सिटी कितने खुली, आप देखिए कि सरकारी कॉलेज कितने खुले। फिर आप देखिए कि आज यूजीसी ने पिछले महीने एक गाइडलाइन जारी की, उसने एक हिफा बना दिया, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी। हिफा क्या करेगा? वो क्या करेगा कि यूनिवर्सिटी को कर्जा देगा, कॉलेजेस को कर्जा देगा कि आप साहब पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए आपको बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हम आपको कर्जा देंगे। और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, कॉलेज का प्रिंसिपल किसी बैंक एजेंट की तरह काम करेगा। वो छात्रों से पैसा कमाएगा और हेफा को सूद समेत वापस करेगा। ये प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा है इंटरव्यू में कि ये जो आप मॉडल चला रहे हो एजुकेशन का, ये चलने वाला नहीं है। तो सवाल है कि जब हेफा से कर्जा लेकर मुनाफे पर यूनिवर्सिटी चलेगी तो मुनाफाखोर पैदा होगा, देश का नागरिक पैदा नहीं होगा।
तो इस देश की पूरी व्यवस्था को मुनाफाखोरों के हाथ में डाल देने की जो साजिश रची जा रही है, इस देश के पूरे दिमाग को जो एक तरीके से सोचने के लिए अभ्यस्त बनाया जा रहा है, उस सोच को समझने की जरूरत है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। और वो काउंटर हम तब करेंगे जब हम संविधान को समझेंगे, जब हम समझेंगे कि आर्टिकल 19 क्या है, जब हम समझेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है, जब हम समझेंगे कि आदमी और आदमी को अलग नहीं किया जा सकता है। आप कहते हो कि ईडब्ल्यूएस की जरूरत है, आप कहते हो कि आरक्षण जो है एक आर्थिक कार्यक्रम है, यह गरीब लोगों के लिए चलाया जाना चाहिए। देश का एक सुप्रीम कोर्ट का एक जज कहता है कि नहीं साहब, आरक्षण को अंतहीन समय के लिए जारी नहीं रखा जा सकता, इस पर विचार करना पड़ेगा। तो बताइए जज साहब, एक ब्राह्मण का नाम बताइए जिसको पानी, मटकी का पानी पीने की वजह से जिसके बच्चे को मार दिया जाता है। बताइए जज साहब, इस मुल्क को बताइए कि जिसको पगड़ी पहनने की वजह से मार दिया जाता है। बताइए जज साहब, आप बताइए जिसको घोड़ी पर चढ़ने से उतार लिया गया। और अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं तो इस देश को जातीय आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि ये एक सामाजिक उन्मूलन कार्यक्रम जो आप कहते हैं, जो एक सामाजिक अपराध हुआ है, केवल उसको सॉरी कहने का तरीका है, लेकिन काम इससे भी नहीं चलेगा। बात को आगे ले जाना पड़ेगा। बात को इसलिए आगे ले जाना पड़ेगा कि जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल रहे हो, जब आप प्राइवेट नौकरियां कर रहे हो, तो आप इस घपले में नहीं फंसा सकते इस देश को कि आरक्षण केवल सरकार में जारी रहेगा। 69,000 नौकरियां निकली उत्तर प्रदेश में, बंदरबाट हो गया। कल 15 लोगों का रिजल्ट आया है, ओबीसी की 1 सीट है। यह सब संविधान के दायरे में हो रहा है, यह सब नियम और कानून के दायरे में हो रहा है। इसलिए मैं आपको सचेत करने आया हूं कि जो खेल खेला जा रहा है उस खेल को समझिए। आप देखिए कि पिछले 20 साल में, पिछले 15-20 साल में जो टेलीविजन के चैनल खुले, वो किसके खुले, सरकार ने किसके खुलवाए, वो किसकी बात करेगा, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आप समझें मीडिया का इकोसिस्टम कैसे काम करता है। जो आपकी शिकायत रहती है कि मीडिया हमारी बातें नहीं दिखाता या मीडिया हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, तो इसको समझना बड़ा आसान है। पिछले 15-20 साल में जो चैनल खुले हैं, इंडिया टीवी पंडित रजत शर्मा ने खोला, न्यूज 24 पंडित राजीव शुक्ला ने खोला, एनडीटीवी पंडित प्रणय रॉय ने खोला, इंडिया न्यूज जेसिका लाल के हत्यारे पंडित मनु शर्मा के पिता पंडित विनोद शर्मा ने खोला, इंडिया टुडे पंडित अरुण कोरी, जी न्यूज जवाहर गोयल। अब आप समझ लीजिए, यह सिस्टम है मीडिया का। क्या आपको अभी भी इस मीडिया से शिकायत है? अगर आपको इस मीडिया से शिकायत है तो या तो आप बहुत इनोसेंट हैं, और नहीं तो आप खामोशी का रास्ता चुन रहे हैं। तो मैं तो ना खामोशी का रास्ता चुनूंगा, और ना ही मैं इतना मासूम हूं कि मैं इस कॉन्स्पिरेसी को समझता नहीं हूं। इसको समझने की जरूरत है, और यही मीडिया फैलाता है। इस मीडिया की जरूरत क्यों पड़ती है? इस मीडिया की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि आज अगर यहाँ 1000 लोग इकट्ठे हैं तो हमारी आवाज 1 लाख लोगों तक पहुंचे, हमारी आवाज 1 करोड़ लोगों तक पहुंचे, हमारी आवाज इस मुल्क के लोगों, बच्चे बच्चे तक पहुंचे। इसलिए मीडिया की जरूरत है, और इसलिए दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मीडिया खोलने नहीं दिया गया। और मीडिया खोलने नहीं दिया गया, बात इतनी ही नहीं है साहब, मीडिया में आने नहीं दिया गया। इस देश के किसी भी टेलीविजन चैनल में एक भी आदिवासी एंकर नहीं है। इस देश के किसी भी टेलीविजन चैनल में एक भी दलित एंकर नहीं है। इस देश के किसी भी टेलीविजन चैनल में कोई दलित संपादक नहीं है, कोई आदिवासी पिछड़ा संपादक नहीं है। और ये मीडिया कहता है कि आपको वैसे चलना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं। इसीलिए यह मीडिया कहता है कि इस देश की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग अर्बन नक्सल। यह मीडिया कहता है कि इस देश का दलित नक्सली। यह मीडिया कहता है कि इस देश का मुसलमान आतंकवादी। और यह मीडिया कहता है कि इस देश के किसान खालिस्तानी। तो अगर आप यही समझ रहे हैं तो हाँ, मैं कहता हूं कि यह देश अर्बन नक्सलों का है, यह देश नक्सलों का है, यह देश खालिस्तानियों का है, और यह देश उन लोगों का है जो लोग मेहनत करते हैं। अगर आपकी नजर में मेहनत करने वाले, अगर आपकी नजर में कमेरे, अगर आपकी नजर में इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, सिख, अल्पसंख्यक खालिस्तानी है, अर्बन नक्सल है, नक्सली है, देशद्रोही है, आतंकवादी है, तो इस लिस्ट में मेरा भी नाम लिख लीजिएगा। हम बहुत गुपचुप तरीके से बात करके
हम बहुत खामोशी से बात करके आगे नहीं चल सकते। क्या आप जानते हैं कि जब से राष्ट्रीय महिला आयोग बना है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ब्राह्मण महिला आयोग, क्योंकि इसमें आज तक सारी महिलाएं ब्राह्मण रही जो उसकी चेयरपर्सन रही। इसीलिए तो हाथरस में जब दिक्कत होती है, जब एक बच्ची का रेप होता है, उसको मारा जाता है, तो आवाज नहीं निकलती है। आवाज तब निकलती है जब किसी सवर्ण महिला के साथ कुछ हो जाए। अपराध वो भी है, अपराध ये भी है, लेकिन आप तुलना खींच देते हो, आप एक लकीर खींच देते हो। अब जो मैं अगली बात करना चाहता हूं वो ये कि आज अगर बाबा साहब होते तो कैसे रिएक्ट करते? क्या इस हालात पर वो ऐसे ही देखते जैसे हम लोग देख रहे हैं, या ऐसे ही खामोश रहते जैसे हम खामोश बैठे? आप कहेंगे हम खामोश नहीं, आप बोल रहे हैं, दुरुस्त है, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हमारी और आपकी आवाज़ों की अहमियत कितनी है। सवाल है कि हमारी और आपकी आवाज़ें पहुंच कहाँ रही है। सवाल है कि हमारी और आपकी आवाज़ों को पहुंचना कहाँ चाहिए। ग्रामशी कल्चरल हेजिमनी की बात करता था, तो कल्चरल हेजिमनी जो है, सांस्कृतिक एकाधिकार जो है, सांस्कृतिक वर्चस्व जो है, वो केवल सवर्णों का होता है। हमारी हेजिमनी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपसे मैं दरख्वास्त करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि इस हेजिमनी को तोड़ना पड़ेगा। आप एथिक्स की बात करते हो, आप इतिहास की बात करते हो। मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस देश में आदिवासियों का कोई इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कालों का कोई इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में औरतों का कोई इतिहास नहीं लिखा गया। यह इतिहास आक्रमणकारियों के इतिहास से भरा पड़ा है। यह इतिहास उन लोगों के इतिहास से भरा पड़ा है जिन्होंने हमको मारा है, काटा है, पीटा है, जिन्होंने हमको लूटा है। फिर से इतिहास लिखा जाएगा। दलित फिर से इतिहास लिखेंगे, पिछड़े फिर से इतिहास लिखा जाएगा, फिर लिखेंगी औरतें अपना इतिहास, और उस दिन दुनिया की सभ्यता की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। ये लुटेरों का इतिहास स्वीकार करके हमसे उम्मीद की जा रही है कि हम इस देश की जय बोलें। हम इस देश की जय बोलेंगे, हम ही ने इस देश को बनाया है। हम इस देश को जय बोलने के लिए आपकी तरफ से बाध्य कैसे किए जाएंगे? सड़कें हमने खोदी और टोल टैक्स आपका हो गया। झूठे बर्तन हमने धोए और बर्तनों की मिलें आपकी हो गई। कमाल है। ये चल सकता है क्या? अगर ये चल सकता है फिर तो हम सब एक्सेप्ट कर लें इस बात को, और अगर नहीं चल सकता है तो फिर हमको इसके खिलाफ उतरना पड़ेगा, क्योंकि श्रम के नाम पर हमारे दिमाग पर जो डाका डाला जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमको एक तरीके से सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हमको बताया जा रहा है कि आपको यही बोली बोलनी पड़ेगी। हमको बताया जा रहा है कि आपको यही खाना खाना पड़ेगा। हमको बताया जा रहा है कि आपको इसी भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। हमको बताया जा रहा है कि आपको इन्हीं मैचों में इन्हीं देशों के लिए ताली पीटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऐसा मैकडोनल्ड के बर्गर में होता है कि आप अमेरिका चले जाइए, लंदन चले जाइए या दिल्ली के कनॉट प्लेस जाइए, वहां एक ही तरह का बन, एक ही तरह का आलू, एक ही तरह की टिकिया, एक ही तरह के तापमान पर पकाई जाती है। और आप न्यूयॉर्क के चौराहे पर बर्गर खा लीजिए या नागपुर के चौराहे पर, वो बिल्कुल एक स्वाद होता है। आदमी मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं है, आदमी के पास दिमाग है, वो सोचता है, वो अलग अलग तरीके से सोचेगा, वो अलग अलग तरीके की बातें करेगा, वो अलग अलग तरीके की किताबें लिखेगा, वो अलग अलग तरह के गीत गाएगा, वो अलग अलग तरह की उम्मीदें पालेगा, वो अलग अलग तरह का देश बनाएगा। हमसे बताया जा रहा है कि देश जैसे आप बनाते हैं वो देश वैसा नहीं होना चाहिए। हमको बताया जा रहा है कि ये देश उन लोगों के हिसाब से बनेगा जो लोग दिन भर में 5 बार कपड़े बदलते हैं। कमाल है। इसी मुल्क के होम मिनिस्टर हुए थे शिवराज पाटिल। मैं उस समय भी एक टेलीविजन चैनल में काम करता था। बॉम्बई पर हमला हुआ था, उन्होंने दिन में 3 बार कपड़े बदल लिए और उसके बीच फासला बहुत ज्यादा था। बावजूद इसके हमने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना है, ये ठीक नहीं है कि इतने बड़े हमले के समय देश के होम मिनिस्टर का ध्यान कपड़े बदलने पर हो, और शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा। इसी महाराष्ट्र में थे।
आज आपका प्रधानमंत्री दिन भर में 5 बार कपड़े बदलता है। आज आपका प्रधानमंत्री मोरबी में 143 लोगों की मौत पर आराम से चुनावी सभाएं करता है, वोट मांगता है, घड़ियाली आंसू बहाता है और हम में से कोई कुछ नहीं बोलता। ये वही मीडिया है, हम वही लोग हैं, ये वही टेलीविजन चैनल है, ये वही अखबार है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमने ये सोचना बंद कर दिया कि संविधान को बचाना पड़ेगा। वहां से हमको बोलने का अधिकार मिला था और हम अपनी जुबान लेकर आगे बढ़ेंगे। तो सवाल आपकी सोच को खरीद लेने का है, सवाल आपकी जुबान को काट लेने का है, सवाल आपके दिमाग को कुंद कर देने का है। इन सवालों से टकराना बहुत जरूरी है। हम सब एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां हमको नहीं पता कि फेसबुक की एक पोस्ट लिख देने की वजह से कब किसको उठा लिया जाएगा। हमको नहीं पता कि कब किसी के घर से लिखने पढ़ने बोलने वाले के घर से कौन सी चीज पकड़ी जाएगी और उस पर क्या आरोप लगाए जाएंगे। प्रोफेसर हनी बाबू दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, क्या मामला था कोई नहीं जानता। दिक्कत यह है कि पढ़ने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, लिखने वाले लोग जेलों में डाले जा रहे हैं, सोचने वाले लोग जेलों में डाले जा रहे हैं और सारे गुंडे मवाली उठाई गिर बैठकर देश पर राज कर रहे हैं। तो देश को दिक्कत गुंडों से नहीं है, देश को दिक्कत मवालियों से नहीं है, देश को दिक्कत आतंकवादियों से भी नहीं है। इस देश के हुक्मरानों को दिक्कत पढ़ने वाले लोगों से है। इस देश के हुक्मरानों की दिक्कत सोचने वाले लोगों से है। इस देश के हुक्मरानों को दिक्कत लिखने वाले लोगों से है, बात करने वाले लोगों से है, विचार करने वाले लोगों से है, लोगों के बीच जाने वाले लोगों से है। क्योंकि उनको दिक्कत इस बात से होती है कि कल को अगर ये लोग संविधान पर पूरी तरीके से अमल मानने लगेंगे तो आपको सत्ता से हटना पड़ जाएगा। आप सवालों से घबराते हैं, आप बातचीत से कतराते हैं, आप डरते हैं लिखने से, आप डरते हैं पढ़ने से। इसीलिए कोविड के बाद संसार के सारे स्कूल कॉलेज खुल गए, लेकिन यूनिवर्सिटीज को नहीं खोला गया। CNRC पर बात हुई, दिल्ली की किसी भी यूनिवर्सिटी को नहीं खुलने दिया गया। उसी दिल्ली में बच्चों के स्कूल खुल गए थे, वो नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल जा रहे थे। सारे सरकारी दफ्तर खुल गए, सारे प्राइवेट संस्थान खुल गए, सब लोग ऑफिस जा रहे थे। बस केवल यूनिवर्सिटीज के बच्चों के लिए दरवाजों पर ताला लगा हुआ था। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले थे। CNRC का माहौल अगर फिर से बन जाता कोविड के बाद तो सरकार को दिक्कत होने लगती। इसलिए आज भी जामिया मिलिया इस्लामिया का हॉस्टल नहीं खुला है। अभी कुछ दिन पहले JNU का हॉस्टल खोला गया है। आप इसलिए छात्रों को एकजुट नहीं होने देना चाहते हैं, आप इसलिए अध्यापकों के साथ उनको नहीं जोड़ने देना चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने सोचने से दिक्कत होती है। और जब मैं कह रहा हूं प्राइवेट संस्थानों की, तो बहुत सोच समझ के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात की गारंटी कर ली गई है कि जो भी बच्चा पढ़ेगा वो बाहर निकलकर प्रतिरोध नहीं करेगा। यूनिवर्सिटीज बॉन्ड भरवा रही हैं कि आप किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, आप किसी भाषणबाजी में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी 4 दिन पुरानी खबर है, जामिया के जामिया टीचर्स एसोसिएशन को भंग कर दिया गया है, उसको इलीगल घोषित कर दिया गया है। कह दिया गया है कि जामिया में पढ़ाने लिखाने वाले लोग, वहां के अध्यापक, वहां के प्रोफेसर अगर जनरल बॉडी मीटिंग बुलाते हैं तो अवैध होगा और आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि इस देश की यूनिवर्सिटीज में, इस देश के कॉलेजेस में, इस देश के स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप क्लर्क होने की मानसिकता से बाहर निकलिए। आपको स्वायत्त इसलिए बनाया गया था कि आप इस देश को अपने हिसाब से चलाएंगे। आपको स्वायत्त इसलिए बनाया गया था कि आप सोच समझ वाले छात्र पैदा करेंगे। आपको इसलिए दी गई थी आजादी कि आप बताएंगे कि इस देश को कहां पहुंचना है, कोई हुक्मरान नहीं। हमारे शिक्षकों ने, हमारे विश्वविद्यालयों के लोगों ने यह जिम्मेदारी छोड़ दी। वो नौकरी करने लगे। एक शिक्षक में, एक प्रोफेसर में और एक सरकारी क्लर्क में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। आप सिर्फ नौकरी करने लगे। जो एडहॉक पर पढ़ा रहा है वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे। जो असिस्टेंट है वो इस इंतजार में बैठा हुआ है कि हम एसोसिएट हो जाए किसी तरीके से। जो एसोसिएट है वो सोच रहा है प्रोफेसर हो जाते तो बड़ा अच्छा होता, और प्रोफेसर किसी चेयर होने की उम्मीद में बैठा है और चेयर वाइस चांसलर होना चाहता है। ये व्यवस्था, तो हम किससे शिकायत करें?
हम किससे उम्मीद करें, हम क्या सोचें। हम कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस हालात में इस मुल्क के छात्रों और नौजवानों पर है। इस देश के इलाहाबाद में छात्रों पर लाठियां चलाई गई, दिल्ली में किसानों पर लाठियां बरसाई गई, लखनऊ में शिक्षकों पर लाठियां चलाई गई। बोलने वाला कौन, सुनने वाला कौन? समझ लिया इस देश की सरकार ने कि कोई भी किसी के लिए नहीं बोलेगा। तो ब्रेख्त कहता था ना कि मैं शिक्षक था, मैं इसलिए नहीं बोला कि जो आए थे वो पढ़ने वाले लोगों के लिए आए थे। फिर वो मजदूरों के लिए आए, मैं तब भी खामोश था क्योंकि मैं मजदूर नहीं था। फिर वो कारोबारियों के लिए आए, मैं तब भी चुप रहा क्योंकि मैं कारोबारी नहीं था। और फिर वो मेरे लिए आए और तब मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कल जब आपके लिए लोग आएंगे, कल जब आपके दरवाजे पर पुलिस खड़ी होगी, तो आपके लिए बोलने वाला कौन होगा? आप कैसे सोचेंगे? इसलिए अगर आपके घर से कोई बच्चा बाहर निकल रहा है, प्रोटेस्ट में जा रहा है, गीत गा रहा है, दूसरे शहरों में जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए। हम नहीं कर सके तो हमारे बच्चे करें। हम ये उम्मीद करें कि आने वाली नस्लें इस मुल्क का मुस्तकबिल बदलेंगी। लेकिन मैं फिर से लौटकर मीडिया पर आना चाहता हूं, क्योंकि किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना जरूरी। हम चाहते हैं कि कोई हल निकले, तो वो हल कैसे निकलेगा? क्या हम इसी तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या हम मान लें कि पंडित रजत शर्मा या पंडित प्रणव राय या पंडित विनोद शर्मा, यही लोगों के भरोसे हमने छोड़ दिया है अपने मीडिया को? या फिर हम अपने लिए कुछ खड़ा करेंगे? तो अपने लिए कैसे खड़ा होगा? आप सोचिए, अगर बाजार के हिसाब से भी सोचें, अगर मार्केट इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी सोचें, तो इस देश में 85% आबादी उन लोगों की है जो न्याय चाहते हैं। इस देश में बहुसंख्यक आबादी बहुजनों की है। इस देश में ज्यादातर आबादी उन लोगों की है जो समता, न्याय, बंधुत्व में यकीन करते हैं। लेकिन इस देश का मीडिया वो लोग चलाते हैं जो लोग इन सारे विचारों को रौंद देना चाहते हैं। तो हम कैसे समझें, हम कैसे आगे बढ़ें? क्या हम खुद गुनहगार नहीं हैं कि हमने अपना मीडिया कभी खड़ा करने के बारे में सोचा ही नहीं? नहीं साहब, थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा निर्मम होना पड़ेगा, थोड़ा जालिम होना पड़ेगा। और वो यूं होना पड़ेगा कि जो लोग मनु की व्यवस्था लाना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि कभी संविधान लागू ना हो, जो लोग कभी भारत के झंडे से प्यार नहीं करते थे, जो कभी भारतीयता से प्यार नहीं करते थे, जो लोग कभी भारत राष्ट्र से प्यार नहीं करते थे, उन लोगों ने बताया है कि हमको झंडा लहराना पड़ेगा, हमको हर घर तिरंगा करना पड़ेगा। वो लोग हम पर दबाव डालते हैं कि आपको राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट हम देंगे, तो हम आपके राष्ट्रवाद को खारिज करते हैं। फिर से जर्नलिज्म पर आते हैं कि वो लोग ऐसा क्यों कर पाए। वो लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि उनको क्या करना है। उनको पता था कि ये देश टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन हमको अयोध्या में मंदिर चाहिए। उनको पता था कि ये देश टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन हमको धारा 370 पर काम करना है। इस देश का एक ढेला भी फायदा नहीं हो, लेकिन हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। वो लोग इस एजेंडे पर आगे बढ़े। और इस एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ रहे थे? उन्होंने अपना मीडिया खड़ा किया। जब इस देश में 50 साल तक वो हुकूमत में कहीं नहीं थे, तब भी ऑर्गेनाइजर चलता रहा, तब भी 5 जंगे चलता रहा, तब भी स्वदेश चलता रहा। लेकिन मूक नायक कहां गया? जस्टिस कहां गया? समता कहां गया? क्यों? क्या हमारे पास सत्ता नहीं आई थी? क्या हमारे पास मौका नहीं था? या हमारे नेताओं को पता ही नहीं था कि उनको करना क्या है? या एक नागरिक के तौर पर हम ही नाकाम हो गए अपने नेताओं को याद दिलाने में कि आप तो ये करने आए थे? कमाल की बात यह है कि मान्यवर काशी राम की गद्दी के ओहदेदार त्रिशूल लहराकर अयोध्या में बुद्धिजीवी सम्मेलन करते हैं। इस देश का एक बड़ा ओबीसी लीडर कहता है कि अगर वो सत्ता में आएगा तो परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति लगवाएगा। लकीर तो खींचनी पड़ेगी मेरे दोस्त, और बताना पड़ेगा हमारे नेताओं को कि आपने हमको ठगा है। हमारी ईमानदारी को, हमारे भरोसे को, हमारी सोच को, हमारे सपनों को ठगा है। आपने नहीं खड़ा होने दिया हमारा मीडिया, आपने नहीं बनने दिया हमारे संस्थान, आपने नहीं बनने दिया हमारे हिसाब के स्कूल और अस्पताल और संस्थान, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया
एक जो कठोर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि ओबीसी, दलित, आदिवासी लीडरशिप की सबसे बड़ी क्राइसिस जो मैं देखता हूं वो ये है कि आखिर में जाकर उसको ब्राह्मण होना है। वो उन्हीं लोगों से वैधता चाहता है जिनके खिलाफ वो लड़ने चला था। वो उन्हीं लोगों की तरह दिखना, होना, अपनी बोली भाषा चाहता है जिसके खिलाफ वो इसकी पूरी वैचारिकी थी। वो उन्हीं लोगों की तरह सामने नजर आना चाहता है जिन लोगों से वो नफरत करता था। तो जिन लोगों ने हमको रौंदा, जिन लोगों ने हमको लूटा, जिन लोगों ने हमारे सपने छीने, जिन लोगों ने हमसे बात नहीं की, जिन लोगों ने हमको मंदिरों में चढ़ने नहीं दिया, जिन लोगों ने हमको स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया, जिन लोगों ने हमको सार्वजनिक नलकों से पानी नहीं पीने दिया, उनसे हम अपनी वैचारिकी की वैधता चाहते हैं। तो बेईमान हम भी हैं, हमारे नेता भी हैं। आइडियोलॉग का काम चुपचाप से बर्दाश्त कर जाना नहीं होता है। हमको बताना तो पड़ेगा कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में 4 बार से ज्यादा, बल्कि 7 बार सत्ता आई। बिहार में पिछले लगभग 30-35 साल से बहुजन का राज है। तो आपके अखबार क्यों नहीं है? अरे भाई, एक सरकार पिछले 8 साल पहले आई है, उसने जी न्यूज अपना कर लिया, उसने रिपब्लिक नेटवर्क खोल लिया, उसने पता नहीं भारत 24 खोल लिया। वो जब आता है तब नया कुछ करके जाता है। आपको एक राज की बात बताऊं, इंडिया टीवी जब 2003 में शुरू हुआ था तो उसके पीछे गुजरात का बहुत पैसा लगा हुआ था और वो इस उम्मीद पर खड़ा किया गया कि 2004 में इनकी सरकार आएगी, उन्हीं महारथी की। लेकिन 2004 में उनकी सरकार नहीं आई, 2009 में भी नहीं आई, और वो 10 साल तक टेलीविजन चैनल में पैसा लगाते रहे, लगवाते रहे। वो इसलिए लगवाते रहे कि उनको पता था कि आने वाले दिनों में हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। उनको पता था कि हमको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। इसलिए वो आते ही अर्नब गोस्वामी नाम के लंपट को आगे करता है। तो हमको पहचानना पड़ेगा। आप भी अपने बीच के लोगों को पहचानिए। आपके बीच भी गफलत पैदा होती है। अभी महमूद प्राचा साहब आए थे, उनको किसी ने दे दिया, उसने गांधी को क्यों मारा। उसकी 159वें पन्ने पर लिखा हुआ है कि एक माई साहब की फर्जी चिट्ठी लगाकर, और उसमें उस किताब के लेखक ने टिप्पणी की है कि ये मानने का भरोसा नहीं होता कि ये क्रूर टिप्पणी उस आदमी ने की है जिसको गांधी ने कानून मंत्री बनवाया था। तो ये लोग ऐसे सटल तरीके से काम करते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि अंबेडकर साहब को कानून मंत्री किसी गांधी, किसी नेहरू ने बनवाया था। नहीं साहब, गांधी ने अंबेडकर साहब को कानून मंत्री नहीं बनवाया था, नेहरू ने अंबेडकर साहब को कानून मंत्री नहीं बनवाया था। बनना तो अंबेडकर साहब को प्रधानमंत्री था, आपने बस थोड़ा बहुत भरपाई की थी ऐसा करके। आप हमको गफलत में रखना चाहते हैं। आप ऐसी किताबें हमसे पढ़वाना चाहते हैं जिसमें हमारे खिलाफ जहर भरा हुआ है, जिसमें आपकी जहरीली मानसिकता 4 लाइन में टपक जाती है, लेकिन वो हमारे बीच घुस कर रहते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ही यही है। ये अपनी बातचीत को आगे कैसे ले जाते हैं? वो कहते हैं अच्छा आप पाखंड का विरोध करते हैं, अच्छा आप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अच्छा आप तार्किक वाले हैं। एक काम करेंगे, हम अंबेडकर साहब की एक बड़ी सी मूर्ति लगवाएंगे, फिर उसका मंदिर बनाएंगे और उसके बाहर फिर एक पुजारी बिठा देंगे, फिर आपसे पुजारी धूप अगरबत्ती करवाएगा। ये हो रहा है। आप अपनी चीजें खड़ी कीजिए। जैसे ही वो लगेगा ये चीज उनके खिलाफ जा रही है, वो उसको कोऑप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं पटेल से दिक्कत हो रही है, पटेल हमारे। वो कहते हैं गांधी से दिक्कत हो रही है, गांधी हमारे। कमाल की बात यह है कि 5 जन ने अंबेडकर पर विशेषांक निकाला। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और उसमें तमाम फर्जी बातें की जा रही हैं। और उसमें कहा गया है कि अंबेडकर साहब दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। कमाल है साहब, कमाल है। जिसने इस देश को एक शानदार लोकतंत्र में तब्दील किया, जिसने हमको और आपको इंसान में तब्दील किया, जिसने आदमी और आदमी को बराबर बनाया, जिसने धार्मिक आजादी का सपना दिखाया, उस आदमी के बारे में आप फर्जीवाड़ा फैला रहे हो कि दरअसल वो हिंदू राष्ट्र का सपना देखते थे, दरअसल राष्ट्रवाद के नाम पर वो मुसलमानों के खिलाफ थे। ये सब फर्जीवाड़ा फैलाकर आप कहां ले जाना चाहते हो? वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि ताकि वो कोऑप्ट कर सके। पिछले 8 सालों में अगर किसी एक नेता
के स्मारक पर नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा गए हैं तो वो बाबा भीमराव अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि वो साबित कर सके कि वो दरअसल अम्बेडकरवादी है। 9 साल के बाद अचानक से उन्होंने अभी अपने आप को पिछड़ा कहा। 2014 के चुनाव के पहले पटना में उन्होंने अपने आप को पिछड़ा कहा था और अभी उन्होंने गुजरात में अपने आप को पिछड़ा कहा है। उनको पिछड़ा कहने में शर्म आती है, इसलिए शर्म आती है क्योंकि वो जिन लोगों की वैचारिकी को स्थापित करना चाहते हैं वो लोग उन लोगों को रौंदने वाले हैं जो लोग इस देश को चलाते हैं, जो लोग इस देश को बनाते हैं। आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप जो ये दंगाई सोच फैलाना चाहते हो, आप जो हमको आदमी और आदमी से लड़ाना चाहते हो, आप जो हमको समानता के खिलाफ खड़ा करना चाहते हो, आप जो अलग अलग संस्थानों से न्याय और बंधुत्व के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, हम आपकी साजिश को समझते हैं और हम आपको बेनकाब करते हैं। करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो के मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करना। ये देश उन लोगों के हिसाब से चलेगा जिनके पास इस देश के बारे में कोई सोच ही नहीं थी, जिनके पास इस देश को लेकर कोई विजन ही नहीं था, जो जानते नहीं थे कि इस देश की यूनिवर्सिटीज कैसी होगी, जो जानते नहीं थे कि इस देश का नौजवान पढ़ेगा क्या, जो जानते नहीं थे कि यहाँ बांध और डैम्स की जरूरत पड़ेगी, जो वैज्ञानिक सोच के खिलाफ थे, जो औरतों के खिलाफ थे, जो औरतों की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थे, जो बताते थे कि दलितों का काम खेतों में काम करना है, जो बताते थे कि आदिवासियों का काम जंगल में बेर तोड़ना है, जो काम बताते थे कि पिछड़ों का काम हल जोतना है, वो बताएंगे हमको कि इस देश को कैसे चलाना है, तो माफ कीजिएगा हम आपको इस देश से खारिज कर देंगे। इस देश को वो लोग चलाएंगे जिन्होंने सड़कें खोदी हैं, इस देश को वो लोग चलाएंगे जिन्होंने जूठे बर्तन धोए हैं, इस देश को वो लोग चलाए हैं जिन्होंने आपके जूते सिले हैं, इस देश को वो लोग चलाएंगे जिन्होंने आपके पखाने साफ किए हैं और आप जिनके माथे पर बैठकर पेशाब करते हैं। माफ कीजिएगा, आपके सौंदर्य बोध को झटका लगेगा, लेकिन सच यही है कि आज भी वो हमारे उनकी दिक्कत क्या है, वो ईडब्ल्यूएस लेकर क्यों आते हैं? वो ईडब्ल्यूएस लेकर इसलिए आते हैं कि आपको सस्ता ड्राइवर चाहिए। वो ईडब्ल्यूएस लेकर इसलिए आते हैं कि इस देश का दलित पिछड़ा आदिवासी अगर पढ़ लेगा तो आपकी गुलामी करने से मना कर देगा, फिर फोकट में हजामत नहीं बनाएगा, फिर आपके जूठे बर्तन नहीं धोएगा, फिर आपकी मालिश नहीं करेगा, फिर आपको बेगार नहीं करेगा। तो इस देश को सस्ते मजदूर मिलते रहे, इस देश को फटे जूते सिलने वाले मिलते रहे, इस देश को सस्ते ड्राइवर और दरबान मिलते रहे, इसलिए आप आरक्षण के खिलाफ हैं, इसलिए आप इस देश के यूनिवर्सिटीज पर ताला लगा देना चाहते हैं, इसलिए आप कॉलेज सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए आप सस्ते एजुकेशन के खिलाफ हैं। मैं अपील करता हूं कि इस देश में प्राइवेट एजुकेशन, हायर प्राइवेट एजुकेशन और ऊपर से इतनी फीस इस देश के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। इस देश के सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के फाटक तोड़ दिए जाने चाहिए, वहां दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की एंट्री होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो सरकार ये गारंटी दे कि अगर कोई बच्चा अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, अगर कोई बच्चा एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा, अगर कोई लड़की गलगोटिया या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगी तो उसकी फीस सरकार भरेगी। और अगर आप ये गारंटी देने को तैयार नहीं है तो हम आपकी बेईमानी चलने नहीं देंगे। हमको बहुत सारे मोर्चों पर लड़ने की जरूरत है, हमको सोचने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है कि हम जहां जबरदस्ती धकेले जा रहे हैं क्या हम वहीं पहुंचने के लिए आए थे? क्या यही हमारी जगह है? नहीं, हमारी जगह वो नहीं थी। हमारी जगह तो संसद में थी, हमारी जगह तो राजभवनों में थी, हमारी जगह तो स्कूलों के प्रिंसिपल पर थी, हमारी जगह तो शिक्षा पद्धति पर थी। आपने हमसे हमारी जगह छीनकर अपने लोगों को दे दी और आप कहते हैं कि हमारी जय बोलते हैं। ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं और ये बताने आया हूं कि अगर आप नहीं बोलेंगे, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लों की नजरों में हम गिरा हुआ महसूस करें। मैं जो लोग यहाँ हैं और जो लोग यहाँ नहीं भी हैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि हम तो बोल रहे हैं, हम तो चीख रहे हैं, हमसे जब आने वाली नस्लें सवाल कर देंगी कि जब इस देश में शिक्षा को छीना जा रहा था गरीबों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, पसमानदा से, तो आप क्या कर रहे थे? हमसे जब पूछा जाएगा कि इस देश के जल, जंगल, जमीन से आदिवासियों, दलितों को बेदखल किया जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे?
जब हमसे पूछा जा रहेगा कि इस देश से जब नौकरियां खत्म की जा रही थी, दलितों, पिछड़ों, बहुसंख्यकों से, बहुजनों से नौकरियां छीनी जा रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? तो मैं बताऊंगा कि मैं नागपुर के नरेंद्र नगर में बैठकर लोगों से बातें कर रहा था। तब मैं बताऊंगा कि मैं किसी बम्बई, दिल्ली शहर में सभाओं में बोल रहा था, लोगों को बता रहा था कि ये गलत है, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। लेकिन सोचिए वो लोग जो नहीं बोल रहे हैं, सोचिए वो लोग जो आज भी समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनका हिस्सा उनको यूं ही मिल जाएगा। ये वही देश है ना जिसने बाबा साहब का हिस्सा नहीं दिया, वो हमको और आपको हमारा हिस्सा दे देगा? नहीं साहब, हम इनोसेंट हैं क्या? जिस देश ने बाबा साहब को उसका हिस्सा नहीं दिया, उनका हिस्सा नहीं दिया, उनकी जगह नहीं दी, उनकी कुर्सी नहीं दी, उनका सम्मान नहीं दिया, वो हिस्सा हमको और आपको मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। अगर हम और आप यहां से एक एक रुपया जोड़ना शुरू करें, मैं 1 रुपए की बात कर रहा हूं, 1 रुपए की बात कर रहा हूं, 1 रुपए की बात कर रहा हूं, 1 सिक्के की बात कर रहा हूं। अगर हम और आप यहां से एक एक रुपया जोड़ना शुरू करें और इस देश का हर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक एक एक रुपया जोड़ना शुरू करे, तो इस देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस खड़ा हो सकता है। अगर हर 100 में से एक बहुजन अखबार पढ़ना शुरू करे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया से 100 गुना बड़ा अखबार खड़ा हो सकता है। तो क्यों खड़ा नहीं होता? इसलिए नहीं खड़ा होता कि मिशन कहीं खत्म हुआ। पकाई हुई रोटियां बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। बाबा साहब कुछ रोटियां पका गए थे तो बैठकर हम लोगों ने खा लिया, साल दर साल खाया। फिर मान्यवर कांशीराम ने रोटियां पकाई, फिर हम लोगों ने खाया। अब होता क्या है कि पकाई हुई रोटियां खत्म हो जाती हैं, वो अंतहीन समय के लिए नहीं होती हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्लों के लिए रोटियां पकाएं। हम बताएं कि हमने तुम्हारे लिए छोड़ा क्या है। हम बताएं कि हमसे जो छीना गया था उससे ज्यादा हम तुमको सौंप कर जा रहे हैं। हम बताएं कि जो हम तुमको देकर जा रहे हैं उससे ज्यादा तुम अपनी आने वाली पीढ़ी को देना। हम नहीं बता सकेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें बताएंगी। लेकिन यह इतिहास लिखा गया कि बहुजनों की हर पीढ़ी ने अपनी आने वाली पीढ़ी को उससे ज्यादा दिया गया जितना उससे छीना गया था। हम हाय तौबा मचाकर अगर यहाँ सोच रहे हैं कि सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी, तो दुरुस्त होने वाली नहीं। हम सोचते हैं कि हम मुसलमान पर अगर इसलिए नहीं बोले क्योंकि हम मुसलमान नहीं, हम इसलिए नहीं बोले लव जिहाद पर क्योंकि हम लव जिहाद हमने नहीं किया है, तो ऐसा चलने वाला नहीं। हमको बोलना पड़ेगा। हमको एक बड़े एका की जरूरत है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, पसमानदा को, सबको एक साथ आना पड़ेगा। बहुत टूट है, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के गांव में दलित समुदाय के एक कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक दलित के यहाँ गए और उनको पानी दिया गया। उन्होंने पानी नहीं पिया। उनसे कहा गया कि आप दलितों का वोट चाहते हैं तो आप पानी नहीं पिएंगे। तो उन्होंने वही गिलास उठाकर एक दूसरी दलित कास्ट के आदमी के आगे रख दिया कि मैं तो पी लूंगा, पहले ये पी लो। वो भी दलित, उन्होंने भी नहीं पिया। तो कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि जब तक तुम उसका पानी नहीं पियोगे, वो तुम्हारा पानी नहीं पिएगा, इस देश में हम लोग राज करते हैं। तो इस देश में रोटी और बेटी के रिश्ते की जरूरत है। हमको उस तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अगर वाकई समता, न्याय, बंधुत्व के पैरोकार हैं तो जातियों के खित्ते में बंटकर हम लोग बहुत ज्यादा दूर तक आगे नहीं जा सकते। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बड़ी मुहिम के सहभागी बन रहे हैं हम लोग। आप जैसे सोच रहे हैं वैसे देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सोच रहे हैं। आप जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं उस रास्ते पर बहुत सारे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको एक साथ आने की जरूरत है। सबको बंधुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको बताना पड़ेगा, हमको उदाहरण के तौर पर पेश करना पड़ेगा अपने आप को कि वाकई हम इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। वाकई हमको साबित करना पड़ेगा कि इस देश के संविधान के असल रखवाले हम हैं। हमको बताना पड़ेगा कि इस देश को जो बनाने वाले लोग हैं वो हम हैं और हम ही इस देश को चलाने वाले सबसे बेहतर लोग हैं। हमको एक साथ इकट्ठे होकर, एक तरह से बोली बोलकर, एक तरह का नेतृत्व स्वीकार करके, थोड़ा मन मार के हम लोग थोड़ा सा अपनी नाक छोटी कर लें। अगर हम अपनी नाक छोटी कर लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। दिक्कत यह है कि हमारा ईगो बहुत बड़ा हो गया है।
हम आपकी नहीं सुनना चाहते, ये उनकी नहीं सुनना चाहते, वो उनकी नहीं सुनना चाहते। हम सबको एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, हम सबको एक दूसरे की बोली भाषा समझनी पड़ेगी, हम सबको एक दूसरे की बात करनी पड़ेगी। हमको अपना मीडिया भी खड़ा करना पड़ेगा, हमको अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी करनी पड़ेगी, हमको अपने स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाने पड़ेंगे, हमको अपने संस्थान बनाने पड़ेंगे, हमको हमारे नेताओं को मजबूर करना पड़ेगा कि हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाइए, हमको हमारे नेताओं को मजबूर करना पड़ेगा कि हमारे लिए कॉलेज बनाइए, हमारे लिए स्कूल बनाइए, हमारी औरतों के लिए बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाइए, तब जाकर कोई बात बनने वाली है। अंत में केवल एक लाइन पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि बेलचे लाओ, बेलचे लाओ, खोदो जमीन की तहें, बेलचे लाओ, खोदो जमीन की तहें, कुछ पता तो चले दफन कहाँ हूं मैं, कुछ पता तो चले दफन कहाँ हूं मैं। जय भीम, जय संविधान।